दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 2 को। और अगर आपने सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। द वॉकिंग डेड सीजन 2 में टोटल 13 एपिसोड्स हैं और ये रिलीज हुआ था अक्टूबर 2011 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। और इस सीरीज से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और सीजन 1 को आप सभी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया तो इसीलिए मैं सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। एंड दोस्तों अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आ गए तो मैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 का भी एक्सप्लेनेशन जल्दी ही लाऊंगा। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और मैं वादा करता हूं कि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज और मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 1, 2, 3 और 4 को। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रिक अपने ग्रुप के साथ है। और सीजन 1 में जो CDC बिल्डिंग उड़ गई थी तो वहां से बच के ये सब फोर्ट बेनिंग जा रहे हैं। और अगर आपको फोर्ट बेनिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये USA का एक मिलिट्री पोस्ट है जो कि जॉर्जिया और एलाबामा के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। और रिक के साथ उसकी वाइफ लॉरी और उसका बेटा कार्ल है और साथ ही एंड्रिया, कैरोल, उसकी बेटी सोफिया, टी-डॉग, डैरिल डिक्सन, डेल, ग्लेन और साथ ही रिक के बचपन का फ्रेंड शेन भी है। तो ये सभी अटलांटा से फोर्ट बेनिंग की तरफ जा रहे हैं इस उम्मीद में कि इनको वहां रहने की जगह मिल जाएगी और ये सभी वहां सेफ रहेंगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद इनको बहुत सारी कार्स हाईवे पर अबॉन्डेड दिखती हैं और सब इनको पास नहीं कर सकते। तभी डेल की RV का रेडिएटर भी खराब हो जाता है और सबको वहीं रुकना पड़ता है और ग्लेन RV ठीक करने में लग जाता है और बाकी सदस्य वहां खड़ी कारों में से जरूरी चीजें ढूंढते हैं जैसे कि पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, दवाइयां और कपड़े। और डेल RV के ऊपर से ज़ोंबीज पर नजर रख रहा है। तभी शेन और ग्लेन दूसरी कार्स में से RV को ठीक करने के लिए कुछ पार्ट्स निकालने जाते हैं। और तभी शेन को एक वैन में काफी सारी पानी की बोतल्स दिखती हैं और शेन ये देख खुश हो जाता है और वहीं नहाने लगता है। इसके कुछ देर बाद डेल और रिक को पूरा ज़ोंबीज का होड़ आता हुआ दिखता है और सभी वहां खड़ी कारों के नीचे छिप जाते हैं और डेल RV के ऊपर लेट जाता है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रिया RV के अंदर है और RV का गेट भी खुला हुआ है। एंड्रिया ज़ोंबी को देखकर डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि टी-डॉग छिपने के चक्कर में अपना हाथ कटवा लेता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद RV में एक ज़ोंबी आ जाता है और एंड्रिया टॉयलेट में छुप जाती है और उसके पास एक गन भी थी जिसको वो असेंबल करने लगती है। बट तभी गन का एक पार्ट गिर जाता है और आवाज होती है और ज़ोंबी एंड्रिया के ऊपर हमला कर देता है। तभी RV के ऊपर डेल होता है और वो एंड्रिया को एक स्क्रू ड्राइवर देता है जिससे एंड्रिया ज़ोंबी को जैसे तैसे मार देती है। अब सारे ज़ोंबीज आगे निकल जाते हैं और तभी एक दो ज़ोंबीज कैरोल की बेटी सोफिया को देख लेते हैं जो कि कार के नीचे छिपी हुई थी। सोफिया डर जाती है और हाईवे से उतरकर जंगल में भाग जाती है और ज़ोंबीज उसके पीछे भागते हैं। और ये देख रिक सोफिया को बचाने उसके पीछे भागता है और सोफिया तक पहुंच जाता है। बट दो ज़ोंबीज अभी भी उनके पीछे लगे हुए हैं और अगर रिक ने इनको शूट किया तो बाकी ज़ोंबीज भी गोली की आवाज सुनकर आ जाएंगे। तो रिक सोफिया को एक सेफ जगह ले जाता है और उसको वहीं रुकने को कहता है। तभी वहां ज़ोंबीज उनका पीछा कर आ जाते हैं और रिक उनको अपने पीछे लगा लेता है और थोड़ा दूर जाने के बाद उनको साइलेंटली मार देता है। इसी बीच सोफिया वहां से निकलकर कहीं चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद रिक डैरिल के साथ वापस सोफिया को लेने आता है बट सोफिया वहां नहीं मिलती। इसके बाद ये दोनों सोफिया को जंगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं।
इसके बाद सीन चेंज होकर हाईवे पर आता है जहां लॉरी और शेन में बात नहीं हो रही, क्योंकि आपको ध्यान ही होगा कि सीजन 1 में शेन ने लॉरी के साथ जबरदस्ती की थी। लॉरी शेन से कहती है जो हुआ था सीडीसी में वो तुमने जानबूझकर करा था। इस पर शेन कहता है कि नहीं, वो मैंने जानकर नहीं किया था, मैं नशे में था। और साथ ही बताता है कि अब वो ये ग्रुप छोड़कर जाने का प्लान बना रहा है। इसके बाद सीन चेंज होकर जंगल में आता है जहां रिक और डैरिल सोफिया को ढूंढ रहे हैं, बट सोफिया नहीं मिल रही। इधर सोफिया की माँ कैरोल काफी ज्यादा दुखी है अपनी बेटी के लिए और उसके आने का इंतजार कर रही है। तभी एंड्रिया डेल से अपनी गन वापस मांगती है जो कि उसके डैड ने उसको दी थी, लेकिन डेल उसको गन नहीं देता क्योंकि वो गन को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। इस बात से एंड्रिया डेल से नाराज हो जाती है। इसके बाद रात होने से पहले रिक और डैरिल वापस आ जाते हैं और सोफिया नहीं मिली, इससे कैरोल रोने लगती है। रिक कैरोल को समझाता है कि हम सोफिया को ढूंढ लेंगे और कहता है कि हम सब फिर से कल सुबह सोफिया को ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन पर आता है जहां सब लोग सोफिया को ढूंढने निकले हुए हैं और डेल आरवी ठीक करने के लिए वहीं रुकता है और टी डॉग के हाथ में चोट लगी है, इसलिए वो भी वहीं रुकने का फैसला करता है। इसके बाद ये सभी लोग जंगल में सोफिया को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इनको एक चर्च की बेल सुनाई देती है, जैसे कि कोई इनको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। ये सभी लोग भागकर वहां जाते हैं और देखते हैं कि चर्च के अंदर कुछ ज़ोंबीज बैठे हुए हैं और ये सब इन सभी ज़ोंबीज को मार देते हैं। तभी फिर से चर्च की बेल बजती है और ये सब देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक बेल थी। इसके बाद लॉरी और शेन में बात होती है और लॉरी कहती है तुम हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, तुमने रिक को भी ये बात नहीं बताई है। और इनकी बातें एंड्रिया भी सुन लेती है और शेन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन शेन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। इसके बाद कैरोल गॉड से प्रे करती है अपनी डॉटर के लिए। इसके बाद रिक शेन खाने के लिए हंटिंग करने जाते हैं और इनके साथ रिक का बेटा काल भी आने के लिए कहता है और बाकी सभी सोफिया को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद रिक चर्च में गॉड से प्रे करता है कि लोग उसकी एबिलिटीज पर शक कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ने में सहायता करें। इसके बाद ये तीनों हंटिंग के लिए जाते हैं और इनको एक डियर दिखता है और रिक का बेटा कार्ल डियर को करीब से देखने जाता है और रिक और शेन पीछे खड़े रहते हैं ताकि डियर डर कर भाग न जाए। कार्ल डियर के पास जा ही रहा होता है और काफी करीब आ जाता है। तभी एक गोली चलती है और वो गोली कार्ल के पेट में जाकर लगती है और ये देख रिक और शेन के होश उड़ जाते हैं और रिक और शेन जल्दी से भागकर कार्ल के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि लॉरी अपने बेटे कार्ल को स्कूल से लेने आती है और अपनी फ्रेंड से रिक और उसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा उसके बारे में बात करती है। तभी वहां शेन आता है और लॉरी को बताता है कि रिक को शूट आउट में गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और लॉरी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और अपने बेटे कार्ल को ये सब बताती है और कार्ल रोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और कार्ल को अनजाने में एक आदमी गोली मार देता है जिसका नाम ओटिस होता है, जो कि डियर का शिकार कर रहा था, लेकिन गलती से गोली कार्ल को लग जाती है और रिक कार्ल को लेकर भागता है और ओटिस कार्ल को एक वेटेरियन डॉक्टर के पास ले जाने में मदद करता है जिसका नाम हर्शल ग्रेन है और ओटिस भी हर्शल ग्रेन के फार्म में ही काम करता है। डॉक्टर हर्शल अपनी बेटी मैगी और बैथ का बॉयफ्रेंड जिमी और ओटिस की वाइफ पैट्रिशिया के साथ रहता है। इसके बाद रिक कार्ल को डॉक्टर हर्शल के घर ले जाता है जहां हर्शल कार्ल को चेक करते हैं और बताते हैं कि कार्ल की सांसें चल रही हैं। इसके बाद डॉक्टर कार्ल का ट्रीटमेंट करते हैं और रिक को बाहर रुकने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर हर्शल बताते हैं कि गोली डियर को लगने के बाद कार्ल को लगी, जिससे गोली के 6 टुकड़े हो गए और वो सारे टुकड़े कार्ल के अंदर हैं जिसको निकालना होगा। और इसके बाद रिक कार्ल को ब्लड डोनेट करता है क्योंकि कार्ल का काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था।
इधर जंगल में लॉरी, ग्लेन, कैरोल, डैरिल एंड एंड्रिया अभी भी कैरोल की बेटी सोफिया को ढूंढ रहे हैं। तभी इनको एक गोली चलने की आवाज आती है। इस पर लॉरी कहती है शायद कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इस पर सब लोग ध्यान नहीं देते और सोफिया को ढूंढना जारी रखते हैं। इधर हाईवे पर डेल को पता चलता है कि टी डॉग के हाथ में जो चोट लगी थी उसमें इन्फेक्शन होने लगा है और उसको जल्दी ही इलाज की जरूरत है। इसके बाद सीन चेंज होकर हेर्शल के फार्म पर आता है, जहां डॉक्टर हेर्शल कार की बॉडी में से एक बुलेट का टुकड़ा निकालते हैं। इसके बाद रिक कहता है कि लॉरी को भी यहाँ होना चाहिए था, उसको कुछ नहीं पता है कि काल के साथ क्या हुआ है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें यहीं रुकना होगा, काल को ब्लड की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल बताते हैं कि मुझे अब काल की मेजर सर्जरी करनी होगी, नहीं तो काल मर सकता है और सर्जरी के लिए मुझे एक रेस्पिरेटर और कुछ दवाइयाँ चाहिए होगी। इस पर शेन कहता है कि मैं ये सब लेने जाऊंगा और ओटिस बताता है कि पास ही के हाई स्कूल से हम ये सब ला सकते हैं और ओटिस शेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मैगी रिक से कहती है तुम्हारी वाइफ कहाँ है, मैं उसको यहाँ ला सकती हूँ, और रिक लॉरी की लोकेशन बताता है। इसके बाद शेन और ओटिस हाई स्कूल से सप्लाईज लेने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हाईवे पर आता है, जहाँ टी डॉग डेल से अजीब बातें कर रहा है और कहता है कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं और रिक हमें किसी काम का नहीं समझता, चलो हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं। और जब डेल टी डॉग को छू कर देखता है तो उसकी बॉडी काफी गर्म थी और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, उसके हाथ में लगी चोट की वजह से। इसके बाद मैगी लॉरी के पास जंगल में पहुंच जाती है और बताती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और काल को गोली लगी है। और ये बात सुन के लॉरी को शॉक लगता है और मैगी कहती है कि रिक ने मुझे तुम्हें लेने को भेजा है, और लॉरी मैगी के साथ चली जाती है और मैगी बाकी लोगों को अपने फार्म की लोकेशन बताती है ताकि सब वहां आ सकें। इसके बाद ग्लेन, कैरोल, डैरिल एंड एंड्रिया हाईवे पर वापस जाते हैं और डेल और टी डॉग को सब बताते हैं। इसके बाद रिक और हेर्शल बात करते हैं और रिक कहता है कि तुम्हारा फार्म काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और हेर्शल कहता है मुझे यकीन है इस एपिडेमिक का इलाज मिल जाएगा। इस पर रिक कहता है हम सीडीसी गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हेर्शल को यकीन है कि इसका इलाज मिल जाएगा। तभी मैगी लॉरी को लेकर आ जाती है और रिक लॉरी को गले लगा लेता है और लॉरी काल को देखकर रोने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शेन और ओटिस हाई स्कूल पहुंच गए हैं और देखते हैं कि वहां तो पूरी ज़ोंबीज की फौज है। इधर हाईवे पर टी डॉग की हालत खराब हो रही है और डैरिल टी डॉग को पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स देता है जो कि उसके बैग में पड़ी हुई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और शेन और ओटिस पर आता है, जहां वो ज़ोंबीज का ध्यान फ्लेयर जलाकर भटकाते हैं और मेडिकल सप्लाई ट्रेलर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर रिक पर आता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि हमें काल की सर्जरी जल्दी करनी होगी, और ये सुन रिक खुद ही रेस्पिरेटर लेने के लिए निकलने लगता है। लेकिन लॉरी उसे मना करती है बिकॉज रिक काफी वीक हो चुका है काल को बार बार ब्लड देकर, और डॉक्टर हेर्शल भी रिक को मना करते हैं। इधर शेन और ओटिस रेस्पिरेटर और बाकी जरूरी चीजें अपने बैग में रख लेते हैं, और जब ट्रेलर का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि सारे ज़ोंबीज वहीं खड़े थे, और शेन और ओटिस वहां से भागते हैं और ज़ोंबीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। और कुछ दूर भागने के बाद ये दोनों एक बैरिकेड के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन बैरिकेड ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि शेन और ओटिस ज़ोंबीज से बचने के लिए कबर्ड के ऊपर चढ़ जाते हैं, और इसके बाद ओटिस शेन से कहता है कि मैं इन सब का ध्यान भटकाता हूँ, तुम यहाँ से भागो, और दोनों ऐसा ही करते हैं। शेन एक विंडो तोड़ता है और वहां से कूद जाता है, लेकिन हाइट काफी ज्यादा होती है और शेन के एंकल में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा। इसके बाद सीन चेंज होता है और ग्लेन टी डॉग को लेकर डॉक्टर हेर्शल के घर जाता है ताकि टी डॉग का इलाज हो सके। इसके बाद ग्लेन और टी डॉग काल को देखते हैं जो कि बेहोश है और रिक को समझाते हैं कि सब सही हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल बताते हैं कि अगर जल्दी ही रेस्पिरेटर नहीं आया तो हमें सर्जरी करनी ही होगी,
नहीं तो काल की हालत बिगड़ जाएगी। इधर डैरिल और एंड्रिया सोफिया को जंगल में रात को ढूंढ रहे हैं और डैरिल एंड्रिया को अपने बचपन के बारे में बताता है कि वो भी ऐसे ही बचपन में खो गया था और साथ ही कहता है कि हम सोफिया को जरूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद सीन चेंज होकर रिक और लॉरी पर आता है, जहां वो दोनों काल को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं और लॉरी रिक से कहती है कि ये दुनिया अब बच्चों के लिए नहीं रही, अब इस दुनिया में हम इधर से उधर भागते रहेंगे। और साथ ही भारी मन से कहती है कि अगर आज हमारा बेटा काल मर गया तो उसके लिए एक अच्छी मौत होगी। लेकिन रिक लॉरी को समझाता है कि ऐसा नहीं है, हम सबको साथ रहकर जीना होगा और इन सब का मुकाबला करना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और शेन पर आता है, जहां वो ज़ोंबीज से घिर गया है और उसके पास गन में गोलियां भी कम हैं। तभी वहां ओटिस आ जाता है और शेन को बचा लेता है और ओटिस के पैर में भी चोट लगी हुई है। इधर काल को होश आता है और वो उसी डियर के बारे में बात करता है कि वो काफी खूबसूरत था। लेकिन तभी उसको दौरे पड़ने लगते हैं और रिक और लॉरी ये देख घबरा जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि काल के ब्रेन को ब्लड की कमी हो रही है, हमें जल्दी ही और ब्लड लगाना होगा। और रिक अपना ब्लड फिर से देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक भी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टी डॉग के घाव को ओटिस की वाइफ पैट्रिशिया टाँके लगाती है ताकि उसको इन्फेक्शन की वजह से ब्लड पॉइजनिंग ना हो जाए। इधर शेन और ओटिस सही से चल नहीं पा रहे और ट्रक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ज़ोंबीज उनके पीछे हैं और इनके पास अब ज्यादा गोलियां भी नहीं हैं। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल रिक और लॉरी को बताते हैं कि काल का ब्लड अभी भी लॉस हो रहा है और अगर हमने सर्जरी नहीं की तो काल मर जाएगा। इस पर रिक लॉरी कहते हैं कि आप सर्जरी कर दो और डॉक्टर हेर्शल सर्जरी की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहां शेन रेस्पिरेटर लेकर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शेन के साथ ओटिस नहीं है और शेन बताता है कि हम चारों तरफ से घिर गए थे और ओटिस ने मुझे और काल को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इधर हाईवे कैंप पर डैरिल और एंड्रिया वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार भी उनको सोफिया नहीं मिली और डेल एंड्रिया को उसकी गन वापस देता है और अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल काल की सर्जरी कर देते हैं और काल अब बिल्कुल स्टेबल है और ये बात सुनकर लॉरी और रिक को काफी ज्यादा खुशी होती है और दोनों चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर हेर्शल कहते हैं कि अब हमें ओटिस के बारे में उसकी वाइफ पैट्रिशिया को बताना होगा और पैट्रिशिया ये बात सुनकर रोने लगती है। इसके बाद शेन नहा रहा होता है, तभी उसकी बॉडी पर कई नाखूनों के निशान दिखते हैं और उसके बाल भी कई जगह से खिंचे हुए होते हैं। और तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि शेन और ओटिस ज़ोंबीज से बचकर भाग रहे हैं, पर तभी शेन ओटिस के पैर में गोली मार देता है और उसको ज़ोंबी का चारा बनाता है ताकि वो वहां से भागकर निकल सके। और इसी सब में ओटिस ने शेन को पकड़ लिया था, तभी उसकी बॉडी पर नाखूनों के निशान थे। और इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है और शेन अपने बाल काट लेता है ताकि उस पर किसी को शक ना हो और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि काल को होश आ गया है और अब उसकी तबीयत भी ठीक है और काल सोफिया के बारे में पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और रिक उसे झूठ बोल देता है कि सोफिया ठीक है ताकि काल सोफिया को लेकर परेशान ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल एंड्रिया और कैरोल हर्शल के फार्म पर आ जाते हैं और अपना कैंप वहीं लगाते हैं और हर्शल की फैमिली से भी मिलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग ओटिस का फ्यूनरल करते हैं और ओटिस की वाइफ पैट्रिशिया शेन से कहती है कि शेन ओटिस के बारे में कुछ कहो, तुम उसके आखिरी वक्त में साथ थे। इस पर शेन अभी भी झूठ बोल देता है और कहता है कि ओटिस ने अपनी जान कुर्बान कर दी काल को बचाने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं भी काल तक रेस्पिरेटर नहीं पहुंचा पाता और उसने दोनों की जान बचाई है। लेकिन सच्चाई तो आप जानते ही हो कि शेन ने एक तरीके से ओटिस की हत्या करी है खुद को बचाने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और डॉक्टर हेर्शल और उसकी बेटी मैगी एक जंगल का मैप रिक और बाकी लोगों को दिखाते हैं ताकि वो सोफिया को ढूंढ सकें। लेकिन शेन के एंकल में चोट लगी हुई है और रिक बहुत वीक है ब्लड डोनेट की वजह से, तो ये दोनों सोफिया को ढूंढने नहीं जा सकते। और इस पर डैरिल कहता है कि मैं अकेला ही सोफिया को ढूंढने जाऊंगा।
इसके बाद शेन एंड्रिया को गन चलाने की टिप्स देता है क्योंकि वो सही से गन को हैंडल करना नहीं जानती। इसके बाद डैरिल अकेला ही सोफिया को ढूंढने जा रहा होता है। तभी रिक कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, लेकिन डैरिल उसकी बात नहीं मानता। यहाँ डैरिल दूसरों के बारे में भी सोचने लगा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद रिक डॉक्टर हेर्शल से कहता है कि क्या हम आपका पीछे वाला बांध यूज कर सकते हैं, हमारे लोगों के पास रहने की जगह कम है। लेकिन डॉक्टर हेर्शल कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, और जैसे ही सोफिया मिल जाती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ये बात काफी अजीब लगती है। इसके बाद ग्लेन और मैगी जरूरी दवाइयाँ लेने फार्मेसी जाने वाले हैं। तभी लॉरी ग्लेन को अकेले में कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ लाना होगा, और ये एक प्रेगनेंसी किट है। और लॉरी साथ ही ग्लेन से कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, और ग्लेन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद मैगी रिक के ग्रुप से हेल्प मांगती है ताकि वो एक ब्लोटेड ज़ोंबीज को उनके एक फ्रेश वाटर कुएं से निकाल सके, नहीं तो कुएं का पानी कंटेमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ग्लेन नीचे जाकर ज़ोंबीज के गले में रस्सी फंसा देता है। तभी सीन चेंज होकर डैरिल पर आता है, जहां वो सोफिया को ढूंढते हुए एक अबॉन्डेड घर के पास पहुंचता है और सोफिया को वहां ढूंढता है, लेकिन सोफिया नहीं मिलती। इधर डॉक्टर हेर्शल के फार्म पर सभी लोग कुएं में पड़े ज़ोंबी को खींचते हैं, जो कि काफी ज्यादा भारी है। और ज़ोंबी निकलने ही वाला होता है, तभी ज़ोंबी बीच में से कट जाता है और कुएं में गिर जाता है, और कुएं का पानी कंटेमिनेट हो जाता है। और ये सब देखने में काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है, और सबकी मेहनत खराब हो जाती है। इसके बाद हाईवे पर शेन एंड्रिया और कैरोल अपनी बेटी सोफिया को डेली ढूंढने आती है, और वहां उसके खाने पीने की चीजें भी रखती है, इस उम्मीद में कि सोफिया वापस आई तो वो कुछ टाइम यहाँ रह सकती है। इसके बाद ग्लेन और मैगी फार्मेसी जाते हैं और वहां से जरूरी चीजें लेते हैं, और ग्लेन लॉरी ने जो मंगाया था वो भी छुपकर ले लेता है। इसके बाद मैगी ग्लेन को कॉन्डम के पैकेट के साथ पकड़ लेती है, और फिर मैगी ग्लेन के साथ सेक्स करती है। इसके बाद रिक डॉक्टर हेर्शल को मना लेता है अपने ग्रुप के साथ उनके फार्म पर कुछ टाइम और रहने के लिए, लेकिन रिक और बाकी लोगों को हेर्शल के रूल फॉलो करने होंगे, जो कि यह है कि उनके फार्म पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद ग्लेन और मैगी वापस आते हैं और लॉरी ग्लेन से छुपकर किट ले लेती है। इसके बाद कार्ल की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है और रिक उसके साथ बैठकर बातें भी करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और आधी रात पर आता है, और लॉरी बाहर आती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और उसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है, और ये देख लॉरी के होश उड़ जाते हैं। और एपिसोड 4 इसी के साथ खत्म हो जाता है।